हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लगातार एक एक तरफ का पक्ष अलग अलग समय पर हमको हावी होता दिखाई भी दिया। जहां पर रूस अपने पक्ष को लेकर के एकदम स्पष्ट है और यूक्रेन पर किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं है। वहीं यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों की मदद से इस युद्ध में लगातार टिका हुआ है और समय समय पर अपने सहयोगियों से मदद की अपेक्षा रखता है और उसको मदद दी भी जा रही है, जिसकी वजह से अब तक यह युद्ध इतना खिंचता हुआ दिखाई दिया। अब इस युद्ध में अलग अलग तरह के वेपन्स, अलग अलग तरह के हम कहें हथियार या फिर रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया है। इसी युद्ध के दौरान हमें देखने को मिलता है कि जो हवाई सुरक्षा थी यूक्रेन की या फिर रूस के द्वारा किए जाने वाले जो हवाई हमले थे, उसमें यूक्रेन किस तरह से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा था। और एक हालिया खबर में भी हमें कुछ दिनों पहले यह पता चला कि यूक्रेन ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से एयर डिफेंस को लेकर के या फिर हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और कई तरह के हथियारों की मांग की है। आज के इस प्रोग्राम में हम एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के चर्चा करेंगे कि किस तरह से रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका हमें दिखाई देती है। इसके अलावा भारत के पास किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है या फिर हम किस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम अपना तैयार कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस कर लेंगे। जो टॉपिक है वह है देशों की सुरक्षा में कितना जरूरी है एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि भारत के लिए भी उतना ही उपयोगी होगा। तो न्यूज है हाउ एयर डिफेंस सिस्टम्स वर्क एंड व्हाई यूक्रेन वांट्स मोर ऑफ देम। तो यूक्रेन क्यों और भी ज्यादा इस तरह के सिस्टम चाह रहा है। चर्चा में क्यों है या चर्चा क्यों की जा रही है, इस पर तो थोड़ी बात कर ली और देख लेंगे। यूक्रेन पर हवाई हमले किस तरह से किए गए रूस के द्वारा, इस पर बात करेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, इसमें अमेरिका और इजराइल के पास प्रमुख रूप से किस तरह का सिस्टम यूज किया जा रहा है, भारत के पास किस तरह से भारत ने इसका मैकेनिज्म तैयार किया है अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला होता है, चुनौतियां क्या हैं इसके सामने, क्या निष्कर्ष हो सकता है, और एक सवाल जो कि मेंस के स्तर पर आप लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। यह विषय जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों से ही जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड, जहां पर देशों के एक दूसरे के साथ संबंधों के आधार पर उनका भविष्य तय होगा, उनका देशों के बीच के संबंध तय होंगे और साथ ही युद्ध की परिस्थितियां भी तय होंगी। दूसरा सुरक्षा का मामला कि हर देश अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किस तरह के उपकरणों का, हथियारों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अगर प्रीलिम्स में भी कोई सवाल फैक्चुअल रूप से बन जाए तो उसका भी आप आंसर करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो चर्चा क्यों की जा रही है, क्योंकि यूक्रेन ने हालिया युद्ध के दौर में अमेरिका और अपने अन्य सहयोगियों से सैन्य आपूर्ति के लिए कुछ डिमांड रखी है और सैन्य आपूर्ति में भी खास तौर से एयर डिफेंस सिस्टम में जो भी हथियार शामिल होते हैं उनकी मांग रखी है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अतिरिक्त वायु सुरक्षा संसाधनों के लिए अनुरोध किया है और बढ़ते हवाई हमलों के जवाब में उन्होंने ऐसी मांग रखी है ताकि वो रूस के द्वारा किए जा रहे जो हवाई हमले हैं उसको रोकने के लिए फिर प्रतिक्रिया दे सके और रूस के हमलों को रोक सके। तो यूक्रेन पर कब कब अभी हालिया हवाई हमले हुए हैं। 10 अक्टूबर 2022 को रूस ने यूक्रेन में अलग अलग जो जगहें हैं उनको लक्षित करते हुए कई तरह के हवाई हमले किए। इसमें कई तरह की मिसाइल्स शामिल थी, कई तरह के ड्रोन्स शामिल थे, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, विस्फोटक ड्रोन, जिनको ऐसे ड्रोन भी माना जाता है जो एक तरह से आत्मघाती होते हैं, जाकर के किसी भी स्थान पर जिसको लक्षित किया गया है वहां पर टकरा जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है, लोगों को नुकसान हो सकता है, मौत हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इनको क्या कहते हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशन। एक तरह से घूमने फिरने वाले, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्थान पर स्वेच्छा से हमला कर सकते हैं। स्वेच्छा का मतलब जिस तरह से उनको डिजाइन किया गया हो या फिर अगर कोई ऑपरेटर उन्हें ऑपरेट कर रहा हो। तो हम बात करते हैं पहले दो चीजों से, शुरुआत करें इसकी, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। थोड़ा सा उनका अंतर समझेंगे फिर, ताकि जब ये शब्द आपके सामने आए तो आपको इनको लेकर के स्पष्टता बनी रहे। एक मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा नाम है क्रूज मिसाइल। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह एक तरह की कैसी मिसाइल है, उस मिसाइल को जब लॉन्च करना होता है तो वह अपने आप में एक लंबा पाथ लेती है और फिर ऊपर जाकर के फिर अपने टारगेट को हिट करती है। ऊपर जाकर के क्या मतलब हुआ, कितना ऊपर जाएगी। मान लीजिए ये जो मिसाइल है ये अपने आप में इसलिए ऊंचाई तक जाती है ताकि अंतरिक्ष में उस स्थान का उपयोग कर सके जहां पर वायुमंडल मौजूद नहीं है और फिर लंबी दूरी तय करके वहां पर हमला कर दे जो उसका टारगेट है। इसमें कौन सा इंजन यूज किया जा रहा है, एक तरह से रॉकेट इंजन का यूज किया जा रहा है, ठीक। और इसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो लगभग लो अर्थ ऑर्बिट तक भी ये जा सकती है,
250 से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और फिर टारगेट को हिट करती है। दूसरी है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल की लिए खासियत यह है, एक तरह की गाइडेड मिसाइल है और खुद से अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपनी लोकेशन को, अपने स्थान को बदल सकती है और बदलते हुए हमला कर सकती है। इसकी एक और खासियत यह भी है कि ये सतह के बहुत नजदीक चल सकती है और अगर कोई टारगेट हिल भी रहा है तो उसको जाकर के डिटेक्ट करके फिर हमला कर सकती है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, क्रूज मिसाइल। अब यहां पर आपको दो चीजें और दिखाई देंगी। यहां पर एक मान लीजिए रडार सिस्टम है यहां लगा हुआ है, तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल हमला करेगी तो काफी ऊंचाई की वो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी और फिर हमला करेगी, यानी गिरेगी। अब ऐसी स्थिति में इसकी ऊंचाई चूंकि इतनी ज्यादा है, इसलिए अगर यहां पर कोई राडार लगा है तो इसको काफी दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है। इसका जो डिटेक्ट करने वाला पोर्शन है वो ज्यादा है। वहीं अगर क्रूज मिसाइल को आप देखेंगे तो क्रूज मिसाइल जब जमीन के इतने नजदीक से आ रही है तो संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि राडार उसको बहुत नजदीक आने के बाद ही डिटेक्ट कर सके। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी गति बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उसको इंटरसेप्ट कर पाने यानी रोक पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है इसकी तुलना में। लेकिन इसमें भी दिक्कत यह है कि फिर जो क्रूज मिसाइल है वो अपना स्थान बदल सकती है, इसलिए उसमें भी समस्या आती है। बैलिस्टिक मिसाइल की गति कितनी हो सकती है, अधिकतम 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे। और अगर बैलिस्टिक में भी आईसीबीएम की बात कर ले, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसकी रेंज और ज्यादा हो सकती है, लगभग 10,000 किलोमीटर तक। और वह पृथ्वी के अंतर्गत लगभग 30 से 35 मिनट में किसी भी रेंज को हिट करने में सक्षम हो सकती है। अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो यह लगभग 1000 से 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। और भारत की कौन सी है, भारत विकसित कर रहा है रूस के साथ मिलकर के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। और ये कुछ वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था, रूस के ड्रोन। तो रूस के भी जो हथियार है आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में रूस की भी जो समस्या है वो इसी से संबंधित है कि उसको भी एयर अटैक करने के लिए अब अलग अलग तरह के हथियारों की आवश्यकता है, क्योंकि यूक्रेन को तो आपूर्ति मिल रही है पश्चिमी देशों से, लेकिन रूस के साथ समस्या आ रही है कि रूस को खुद से जो उसके पास हथियार मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो कई सारे स्थानों पर काफी ज्यादा नुकसान की तस्वीरें हैं हमारे सामने, जो कुछ इस तरह से है जहां पर कई सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नुकसान हुआ है और ये ड्रोन्स के हमले हैं। तब बात करें एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, किस तरह से सिस्टम है। तो एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हवाई जो सुरक्षा है या फिर जो हवाई सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, यह पूरा बनाया गया है जहां पर किसी दूसरे देश द्वारा आकाश से भेजी गई किसी चीज पर हमला करना होता है या फिर उसको अपने देश की जमीन से या अपने देश की किसी स्थिति से टकराने से रोकना होता है, ताकि वह धमाका हमारे देश में उस स्थान पर ना हो सके जहां के लिए उसको लक्षित किया गया है और उससे कम से कम नुकसान हो। अगर आने वाली किसी मिसाइल को आप हवा में ही नष्ट कर दें तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वह उस टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी जहां के लिए वह छोड़ी गई थी। तो कह सकते हैं कि हवाई खतरों से बचाव की एक एकीकृत प्रणाली है, जहां पर अलग अलग तरीके से रडार सिस्टम लगाए जाते हैं और डिफेंस के लिए, इंटरसेप्शन के लिए, यानी किसी आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए आप दूसरी मिसाइलों को लॉन्च करते हैं। तो इसमें एक प्रमुख रूप से एक प्रारंभिक रडार होता है जो आने वाली किसी मिसाइल को डिटेक्ट करके चेतावनी जारी करता है, और उसी प्रक्रिया में फिर जो अन्य रडार होते हैं वो उस मिसाइल की लोकेशन या पोजीशन का पता करते हैं और फिर उस पर हमला कर देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, अतिरिक्त रडार, जो उड़ान पथ को ट्रैक करते हैं। मान लीजिए किसी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल जो भी आएगी उसको डिटेक्ट किया जाएगा और फिर सतह से हवा में मार करने वाला एक सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसको हम कहते हैं सैम सिस्टम, यानी सैम्स, सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। बेसिकली इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है क्योंकि हर समय तो कोई ना कोई टोही उड़ नहीं रहा होगा, कोई और विमान हवा में नहीं होगा जो दूसरी मिसाइल को छोड़ करके हमला कर सके। ऐसी स्थिति में ज्यादातर मामले जो होते हैं वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के द्वारा फिर जो आने वाले हमले हैं उनको रोकने में उपयोग किए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से कई सारे रडार होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। कई सारे रडार ऐसे होते हैं जो फिक्स पोजीशन पे है, एक ही जगह लगे हुए हैं। कुछ खास स्थानों को लेकर के कई ऐसे हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया भी जा सकता है। और दूसरे हैं हमलावर मिसाइल्स, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कुछ ऐसा दिख सकता है। ठीक, अब यूएस के पास किस तरह का सिस्टम यूएस यूज कर रहा है, तो उसका नाम है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि नासैम्स इसको आप कह सकते हैं। तो ये जो है ये वॉशिंगटन डीसी में और व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जा रहा है, जहां पर किसी भी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल या फिर
ड्रोन्स के हमलों के दौरान यह यहाँ पर सुरक्षा दे सकता है और इनको नष्ट करने के लिए फिर कई सारी मिसाइल्स यहाँ से लॉन्च कर सकता है। ये कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर प्रत्येक सिस्टम में 12 इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं और कई सारे इस तरह के सिस्टम लगाए हुए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई एक ही मिसाइल आए, या फिर मान लीजिए सिस्टम से जब कोई किसी दूसरे देश की मिसाइल आ रही है तो जरूरी नहीं है कि इस सिस्टम ने एक मिसाइल अगर छोड़ी तो जाकर के उसको हिट ही कर पाए। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए कई सारी मिसाइल छोड़ी जाती हैं ताकि दूसरे देश के द्वारा भेजी गई मिसाइल को नष्ट किया जा सके। ऐसा ही एक सिस्टम इजराइल के पास भी है, इसको क्या कहते हैं, आयरन डोम। कुछ समय पहले आपने आयरन डोम से जुड़ी हुई कई सारी खबरें सुनी थी और हमने कई सारे सेशंस में इसको कवर भी किया था, लेकिन चूंकि हम ओवरऑल एक सेशन ले रहे हैं इसलिए इसमें इसका जिक्र करना जरूरी है। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है इजराइल के पास जो आने वाली मिसाइल्स को नष्ट करता है, और लगभग 250 किलोमीटर दूरी से भी अगर कोई मिसाइल आ रही है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, इसके राडार उसको पकड़ लेते हैं कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं। तो 3 से 4 मिसाइल लॉन्चर इसके एक सिस्टम में है, और एक मिसाइल लॉन्चर में लगभग 20 इंटरसेप्टर जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स है वो मौजूद हैं, ताकि आने वाले खतरे पर संभावित रूप से ज्यादा हमला किया जा सके। कैसे काम करता है इसको देख लें। मान लीजिए किसी दुश्मन देश ने किसी तरह के अपने रॉकेट या फिर मिसाइल कोई लॉन्च की, तो फिर जो राडार सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है वो उनको डिटेक्ट कर लेगा, लगभग 250 किलोमीटर तक की दूरी से पता चल जाएगा कि आने वाली है। कंट्रोल सिस्टम उससे जुड़ा हुआ जो सिस्टम है उसका आंकड़ा इकट्ठा करेगा कि कितनी दूर पर है, कितनी दूर में कहां पर पहुंच जाएगी, और फिर जो लॉन्चर सिस्टम है इसका, वहां से मिसाइल्स फिर फायर हो जाएंगी और आगे जाकर के उस दूसरी मिसाइल से जो कि किसी दूसरे देश की है उससे जाकर के टकरा जाएंगे और उसको हवा में ही नष्ट कर देंगी, ताकि वह जो मिसाइल है अपने टारगेट तक ना पहुंच सके और नुकसान कम हो। इसमें एक खासियत ये भी है कि कई सारी मिसाइल्स का ये पता करता है, तो जो मिसाइल्स किसी ऐसे स्थान पर गिरने वाली है जहां से कोई खास नुकसान नहीं है, वहां पर कोई व्यक्ति रह नहीं रहा है, तो उसको ये छोड़ भी सकती है बजाय उन मिसाइलों पर हमला करने के जो कि ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो विशेषज्ञों का मानना है लगभग 90% इसकी एक्यूरेसी मौजूद है, यानी 90% तक ये हमलों को रोक सकता है। हालांकि इसमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं, अभी हम उनको चुनौतियों वाले पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में, तो भारत ने भी चूंकि चीन या पाकिस्तान के साथ अक्सर टकराव की स्थितियां देखने को मिलती रहती हैं, ऐसे में भारत को अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक लंबी सीमा पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की लगती है। इसके अलावा भारत को अपनी हवाई सुरक्षा जो संभालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के पास जो स्क्वाड्रन है हेलीकॉप्टर वाले या एयरक्राफ्ट वाले, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं जब तक हम कुछ नए प्लेन्स का आयात नहीं कर लेते या फिर उनका निर्माण नहीं कर लेते। जैसे कि सुखोई की अगर हम बात करें तो सुखोई को इस समय रिटायर किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो सुरक्षा में चूक हो सकती है उसके लिए फिर भारत एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का विकास कर रहा है, जहां पर अलग अलग स्तर से हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें आपको 4 तरह के कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। पहला है लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन, यानी लंबी दूरी के अवरोधक, कि ताकि लंबी दूरी से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनको रोका जा सके। इसके लिए इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो इस तरह के खतरों को रोकता है। दूसरा कौन से हैं, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शंस, यानी कि मध्यम दूरी से आने वाले जो अवरोध हैं, जो मिसाइल्स हैं उनको रोकना है। इसमें जैसे S-400 ट्रम्प, जिसको आने वाले समय में फिर शामिल करने वाले हैं हम लोग और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। अगला है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, यानी कि छोटी दूरी से आने वाले जो खतरे हैं उनको रोकने के लिए इसमें कौन सा नाम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एंड उसी तरह के कुछ अन्य सिस्टम, सिमिलर सिस्टम। इसके अलावा कुछ हैं जो बहुत छोटी दूरी के हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास कई तरह के इंटरसेप्शन है, जैसे कि मैन पैड्स, इनको क्या बोल रहे हैं, मैन पैड्स, अभी चर्चा कर लेंगे, या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो कि बहुत नजदीक तक आ चुके या बहुत छोटी दूरी से आने वाले इस तरह के खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब बात करें लॉन्ग रेंज से लंबी दूरी के, तो एक नाम यहाँ पर मिलेगा पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल का, जिसको PAD भी कह रहे हैं। जिसकी ऑपरेशनल रेंज 300 से 2000 किलोमीटर तक है और इसका जो मैक्सिमम यानी अधिकतम ऊंचाई तक ये हिट करेगी 80 किलोमीटर तक जाकर के हिट कर सकती है। तो इसका नाम आप नोट कर सकते हैं ताकि किसी भी परीक्षा के दौरान किसी उत्तर को लिखने में आप इस्तेमाल करें, ताकि ये इस बात का प्रमाण रह सके कि आपने इनके बारे में पढ़ा है। अगली कौन सी है, एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल AAD। इसकी ऑपरेशनल रेंज है 150 से 200 किलोमीटर तक
और इसकी स्पीड है अधिकतम 4.5 मैक। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट रेंज के सिस्टम्स को देखें जो कि लगभग 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले खतरों को रोकते हैं, तो यहाँ पर एक नाम है S-125 पेचोरा का, जो कि सोवियत यूनियन के समय से हमारे पास मौजूद है। और 1960 के बाद से हमने इसको भारत में 1964-65 के आसपास शामिल कर लिया था और फिर इसका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है। इस तरह एक नाम है NK-33 OSA-AK, ये भी हमने रूस से लिया है। एक नाम है 2K12KUB, इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी रूस का है। एक नाम है स्पाइडर नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें जो खास मदद की है वो है इजराइल ने। ठीक, इजराइल की मदद से इसको विकसित किया गया है। दूसरा है बराक 8 LRSAM, ये कुछ इस तरह से है, इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको DRDO की मदद से तैयार किया गया है, इसको भारत ने ही तैयार किया है। इसके अलावा एक है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM, ये भी DRDO की मदद से तैयार किया गया है और ये भी भारत इस समय आने वाले समय में इसका उपयोग करना शुरू करने वाला है। एक है S-200, जिसको रूस की मदद से तैयार किया गया है। अब बाकी के नाम देखें, वेरी शॉर्ट रेंज वाले, बहुत ही छोटी दूरी वाले, जो कि लगभग 10 किलोमीटर से कम की दूरी के हथियार होंगे। तो इसमें NK-35 स्ट्रेला 10 एक नाम आता है। अगला है 2K22 टुंगुस्का, जिसको हमने रूस की मदद से लिया है। अगला है ZU-23-2। ठीक, इसी तरह एक नाम है बोफोर्स का, जो 40 मिलीमीटर की गन है, या फिर बोफोर्स की अन्य गन जो हमने भी यहाँ पर निर्माण किए हैं। इसके अलावा इसको किसकी आर्मी की मदद से लाया गया था? स्वीडिश आर्मी की मदद से इसको तैयार किया गया था। स्वीडिश आर्मी बेसिकली इसका उपयोग कर रही थी, फिर भारत ने भी इसको अपनाना शुरू किया। इसके अलावा अगर हम मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मैन पैड, तो इसमें भी दो नाम महत्वपूर्ण है, जैसे NK-38 इग्ला S, एक नाम ये है। दूसरा कौन सा है? FIM-92 स्टिंगर, तो ये भी रूस की मदद से तैयार किए गए हैं और हम जल्द ही इसको भी इसके नए अपडेटेड वर्जन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। तो ये हुए कुछ बेसिक नाम जो हमें जानने जरूरी हैं, ताकि हमें एक मोटा आइडिया बना रहे कि भारत में जो एयर डिफेंस सिस्टम है किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं। चुनौतियां क्या क्या है यहाँ पर? पहली चुनौती है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसका उपयोग करने की बात की गई है, जिसे हम SAMs कह रहे हैं। वो अपने आप में बहुत महंगे हैं और उनकी चूंकि उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको हर देश के लिए अफोर्ड कर पाना इतना आसान या इतना सरल नहीं है। इसी तरह हवाई खतरों के खिलाफ इनकी जो प्रभावशीलता भी है उसकी भी सीमा है। यहाँ पर संख्या का महत्व बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए किसी देश के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा जो लॉन्च की जाने वाली मिसाइल हैं उनकी एक लिमिटेशन होती है। जैसे हमने इसके पहले पीछे US का या फिर इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम देखा। अगर हम आयरन डोम की ही बात कर लें तो उसके द्वारा आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए प्रति मिसाइल लॉन्च करने की एक क्षमता है। अगर ऐसा हो जाए कि कोई दुश्मन देश एक साथ बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में मिसाइलों से हमला शुरू कर दे, तो फिर कुछ मिसाइलें ऐसी होंगी जिनको वह सिस्टम रोक नहीं पाएगा और फिर वो मिसाइल्स जाकर के उस स्थान पर टकराएंगी और जो नुकसान कर सकती होंगी वो कर देंगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी रक्षा प्रणाली यहाँ पर 100% प्रभावी नहीं है और यहाँ पर मिसाइल्स की संख्या का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जिस देश के पास बहुत ज़्यादा संख्या में मिसाइल हैं, इस युद्ध में वह देश विजेता हो जाएगा। इसलिए हमने शुरुआत में देखा कि जेलेंस्की मांग कर रहे हैं पश्चिमी देशों से कि उन्हें और ज़्यादा इस तरह के हथियार उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे रूस से आने वाले हमलों को रोक सकें और आवश्यकता पड़ने पर उस पर प्रतिक्रिया और ज़्यादा दे सकें। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है जिसकी वजह से इन मिसाइल सिस्टम का होना किसी भी देश के पास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐसे में भारत के लिए भी जरूरी है कि भारत भी इस तरह की मिसाइल्स का डेवलपमेंट करे। ये जरूर निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि युद्ध अपने आप में किसी भी देश के लिए आर्थिक, सामाजिक या फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर सकते हैं, अच्छा नहीं है। आने वाले समय में किसी भी युद्ध से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, न केवल उन दो देशों को जिन देशों का नाम उस युद्ध में शामिल है, बल्कि पूरे विश्व को भी उससे नुकसान होता है, क्योंकि पूरा विश्व आर्थिक रूप से या फिर अन्य तरीकों से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा अगर देश की सुरक्षा की बात सामने आती है तो देश की सुरक्षा के लिए हर देश को दूसरे देश के द्वारा किए गए हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
और ऐसे में अपने सिस्टम्स को अपडेट किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो हमला है वो कोई दूसरा देश ना करे, किसी तरह का कोई आतंकवादी संगठन हमला कर दे। उस स्थिति में भी इस तरह के हथियारों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो सकता है और देश की सुरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, तो आगे बढ़े और सवाल देखें आज का। इस निष्कर्ष को आप लिख लीजिएगा, आप निष्कर्ष इस तरह से या फिर कोई और अपना निष्कर्ष आप लिख सकते हैं। सवाल क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, भारत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी उपयोगिता पर चर्चा कीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि इस उत्तर में कुछ उदाहरण भी लिख दीजिएगा जो कि किसी दूसरे देश के द्वारा उपयोग किए जा रहे सिस्टम से संबंधित होगा। तो 150 से 250 शब्दों में इस प्रश्न को लिखने का आप अभ्यास कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपने आज के सेशन में कुछ सीखा होगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। तब तक पढ़ते रहिए, आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। शुक्रिया।